हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के 1900 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो लीडिया में सिक्कों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था लीडिया में सिक्कों का। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिससे कि सर्वग्राह प्राप्त होता है? किसके अनुसार ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था स्ली गैमन ने, यानी कि ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? कौन सा परिमाणात्मक उपाय नहीं है साख नियंत्रण का? तो नैतिक दबाव जो है ये साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक उपाय है, लेकिन नैतिक दबाव जो है ये साख नियंत्रण की परिमाणात्मक उपाय नहीं है, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है 1935 में की गई थी। और आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। अलग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का संबंध है। तो मौद्रिक नीति का संबंध है खुले बाजार की क्रियाओं से, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है, काम कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक जो है ये देश भर में कागजी नोट जारी करने का काम करता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। तो केंद्रीय बैंक जो है बैंक दर के माध्यम से साख को नियंत्रण करती है, यानी कि नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बैंकिंग सुधार क्षेत्र से नरसिम्हा समिति का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए, सभी अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों और वाणिज्य बैंकों, यानी कि इन तीनों को शामिल किया जाता है बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी को। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो गोपीडिया समिति का गठन किया गया था बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु, यानी कि ऑप्शन में इसका पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो वर्मा समिति का गठन किया गया था बैंकों के पुनर्जीवन एवं पुनर्संरचना हेतु। याद रखिएगा, गठन किया गया था किसका? तो वर्मा समिति का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने का दिशा निर्देश घोषित किया था। तो ये दिशा निर्देश कब घोषित किया था? तो 22 जनवरी 1993 को घोषित किया था भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्रों में बैंक को लाइसेंस जारी करने का दिशा निर्देश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जनवरी 1993 को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था? तो वर्ष 1991 से भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जो था वो शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वर्ष 1969 में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रमुख काम क्या होता है? तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ये होता है व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख काम, जो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो एक व्यापारिक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो एक व्यापारिक बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा चलन मुद्रा जो होता है उसको जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको से हुई है। और बैंको जो है किस भाषा का शब्द है? तो बैंको जो है इटालियन भाषा का शब्द है। बैंक शब्द की उत्पत्ति बैंको से हुई और बैंको जो है इटालियन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ वीनस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो बैंक ऑफ वीनस की जो स्थापना सबसे पहले इटली में हुई थी और वर्ष 1957 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो इसकी स्थापना की गई थी सन 1694 में, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो स्थापना 1694 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज है, व्यापारी, महाजन और सोनार? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो है क्राउथर ने कहा था। क्राउथर ने कहा था कि आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज है, व्यापारी, महाजन और सोनार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है जनता का बैंक कौन सा है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो व्यापारिक बैंक जो है जनता का बैंक है, जैसे कि सेंट्रल बैंक एग्जाम्पल के तौर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आपके पास तो अब टाइम बचा ही नहीं, तो पीडीएफ को लेकर क्या कीजिएगा। तो देखिए अगर आपके पास बस एक दिन का भी टाइम बचा है, एक दिन में मतलब आपको 5 6 घंटे का भी टाइम बचा है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ करके बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी सॉर्ट के वो सब इसमें ऐड कर दिए। जैसे इकोनॉमिक्स के आपको 400 क्वेश्चन मिलेगा, अगर आप लोग सभी को पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन जो आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो है इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं इसमें 400 क्वेश्चन, आपके मन होगा कि तैयार कैसे करेंगे, तो 400 क्वेश्चन को आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटा में क्या कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को दोनों को। अब 400 क्वेश्चन है तो इसको आप लोग 3 से 4 घंटा में ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट कर लीजिएगा। 400 क्वेश्चन है, 3 से 4 घंटा है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, फिर भी आप लोग 3 से 4 घंटा में इसको कंप्लीट कर सकते हैं 400 क्वेश्चन को। और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको भी आप लोग 2 घंटा 3 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपके 5 से 6 7 घंटा में पूरा जो इकोनॉमिक्स होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग इतना बस कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन जो होगा इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। और आप लोग को पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 रहेगा, और 100 में से चूज करके कोई भी 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव में तो 50 तो इसमें से मिल जाएगा। इससे ज़्यादा 70 80 90 तक क्वेश्चन जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसी पीडीएफ से मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और आप लोगों को एक और बात बता दें, इस पीडीएफ में आपको एक पीडीएफ नहीं मिलेगा, 1 सेट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपका जो भी 5 सेट है ना 500 सेट का पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है ओनली 25 रुपीज़ है। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। आपका जो भी 500 सेट का 500 सेट का पीडीएफ आपको 25 रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 सेट का पीडीएफ। 500 सेट का पीडीएफ जो है वो 25 रुपये में मिलेगा और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका 5 सेट होगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820899। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर क्या करना है 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। आपको जो भी 5 सेट होगा 500 सेट का नाम बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम के में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ, तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय 5 से 6 घंटा अगर आप लोग पढ़ लेते, कुछ भी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पढ़े कुछ कोई बात नहीं, बस इस पीडीएफ को लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं अगर आप लोग इसको पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री एम नरसिम्हा कौन थे। श्री एम नरसिम्हा जो थे कौन, तो ये पूर्व गवर्नर थे श्री एम नरसिम्हा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे, तो ये पूर्व जो है पहले वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री सभी कुछ रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है निवेश के निर्धारक घटक कौन से, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो देखिए पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर ये दोनों क्या है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, निवेश के निर्धारक घटक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरे नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो वर्ष 1998 में दूसरे नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो भारत सरकार और वित्त मंत्रालय जो है भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कौन कौन से 2 भाग में बांटा जा सकता है ये सब आप लोग को ऑलरेडी पिछले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रापूर्ति का नियमन कौन करता है, मुद्रापूर्ति का जो नियमन है वो कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है मुद्रापूर्ति का नियमन करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है, तो मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का जो विभाजन है और पॉल एजिंग ने किया है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है, बैंक का जो एजेंसी कार्य होता है वो क्या होता है, तो ट्रस्टी का कार्य करना ये होता है बैंक एजेंसी का कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया, तो हम ऊपर से देख चुके हैं पॉल एजिंग ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्थिक महामंदी की काल अवधि क्या थी, तो देखिए आपके ऑप्शन अगर 1929 रहे, 1930 रहे, 1931 रहे, 1932 रहे, तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि आर्थिक महामंदी की जो काल थी वो शुरू हुआ था 1929 से और चला था 1932 तक, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपये का जो नोट होता है वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, काम नहीं है, कौन बैंक केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, तो देखिए मुद्रा नोट का निर्माण करना ये तो केंद्रीय बैंक का ही काम है, आर्थिक आश्रय देता है ये भी केंद्रीय बैंक का काम है, आर्थिक आंकड़ों का एकत्र करना ये भी केंद्रीय बैंक का काम है, लेकिन वित्तीय नीति का नियंत्रण करना ये केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित बजट किसे कहा जाता है, तो जब व्यय और प्राप्ति बराबर हो, जब व्यय और प्राप्ति जो वो बराबर हो तो उसे एक संतुलित बजट कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केन्स के सिद्धांत का संबंध है, तो किससे है केन्स के सिद्धांत का संबंध, तो देखिए प्रभावपूर्ण मांग की प्रवृत्ति से, उपभोग की प्रवृत्ति से, बचत की प्रवृत्ति से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी से केन्स के सिद्धांत का संबंध है, ऑप्शन नंबर
नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो हो जाएगा, 4 ऑप्शन सबको होता है। अप्रत्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्री कर, तीनों क्या हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष टैक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार पूंजीगत व्यय है? सरकार पूंजीगत व्यय कौन है? तो ब्याज का भुगतान जो है सरकार पूंजीगत व्यय है, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो फ्रेंच शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है, फ्रेंच का शब्द है बजट शब्द, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन अर्थशास्त्र में आय रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं है? कौन जो अर्थशास्त्र में आय रोजगार उत्पादन में अंतर नहीं है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? आय रोजगार उत्पादन में अंतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? किसके अनुसार कहा जाता है? तो केन्स के अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक का होता है? तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ये हर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है भारत का वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निवेश गुणक सिद्धांत का अवधारणा किसने दिया है? तो केन्स ने दिया है निवेश गुणक सिद्धांत का अवधारणा, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त मांग उत्पादन होने के कारण क्या है? अतिरिक्त उत्पादन मांग उत्पादन होने के कारण है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होना, यानी कि व्यय मतलब खर्च में वृद्धि होना, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना, करों की कमी होना, कार नहीं करों की कमी यानी कि टैक्स की कमी होना, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी क्या होगा? तो अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस प्रकार से पुकारा था? किस नाम से पुकारा था? तो उसको पुकारा गया था अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से, ऑप्शन में बी हो जाएगा। किस ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा था, ऑप्शन में बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस ओनली 25 रुपीज है, इतना तो कोई ज़्यादा बड़ा रकम नहीं, सभी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, सभी बच्चे ले सकते हैं। इसीलिए इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज रखें, इतना कम रखें। अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं और इसमें जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आपको 5 से 6 घंटा लगेगा, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था पूरे बुक को पढ़ करके बहुत मेहनत से इसको पीडीएफ को तैयार किए, बहुत दिन लगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन को ऐड किए, समझ गए ना? जितना क्वेश्चन जो पिछले साल में आ चुका है, इस साल आने की संभावना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पीडीएफ में ऐड किए, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय पढ़ करके आप लोग बहुत ही बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।